दोस्तों, हम सभी ने अपने स्कूल के दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें अमेरिका ने जो परमाणु हथियार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए थे, वो आज पूरे इंसानी जाति के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह हैं। लेकिन यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस परमाणु आक्रमण के अलावा एक ऐसा परमाणु हादसा भी हुआ था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक छोटी सी गलती जिसकी कीमत इंसानों ने हादसे वाली जगह को हमेशा हमेशा के लिए खोकर चुकाई। मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। दोस्तों, अगर आप इस न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में कुछ नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु हादसा एक ऐसी घटना है जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल डाला। बता दें कि चेरनोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 153 किलोमीटर दूर प्रिपेयर्ड शहर में था, जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, 50,000 लोगों वाले शहर में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। लेकिन चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले एक वर्कर से हुई एक छोटी सी गलती दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर में कैसे बदली। आखिर चेरनोबिल में उस रात क्या हुआ था, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे, जिनमें से यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, यूनिट 2 का 1977 में, 1983 में यूनिट 3 का और फिर 1986 में यूनिट 4 का काम पूरा हुआ था। 25 अप्रैल 1986 की रात इंजीनियर्स इसी 4th न्यूक्लियर रिएक्टर को टेस्ट कर रहे थे। जहां एक तरफ प्रिपेयर्ड शहर गहरी नींद में सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर चेरनोबिल के पावर प्लांट में रात के करीब 1:30 बजे टेक्नीशियन रिएक्टर नंबर 4 का बैकअप कूलिंग सिस्टम टेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने रिएक्टर की इमरजेंसी सेफ्टी और पावर रेगुलेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था। लेकिन ये टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़े स्टीम इंजन की तरह होता है। इसमें यूरेनियम रॉड्स के रिएक्ट होने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो उसके आसपास के पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती है। दोस्तों, टेस्टिंग के वक्त रिएक्टर की कैपेसिटी को कम करके 25% कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने से इसकी पावर 1% तक गिर गई और टेक्नीशियन ने जल्दी से पावर बढ़ाने की कोशिश की, जिससे पावर 100% से भी ज्यादा हो गई। कूलेंट का काम करने वाला सारा पानी देखते ही देखते भाप में बदल गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। रिएक्टर के अंदर चल रही न्यूक्लियर फिशन प्रक्रिया अचानक काबू से बाहर हो गई, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ता चला गया और महज चंद सेकंड के अंदर ही यूनिट 4 में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। दोस्तों, ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर कोर के ऊपर लगी 1000 टन की सेफ्टी कैप दूर जा गिरी। इस धमाके के भयानक गर्मी के कारण रिएक्टर में तुरंत आग लग गई, जिसके बाद खतरनाक रेडिएशन चारों तरफ फैलने लगी। दोस्तों, जिस पल वो धमाका हुआ था, उस वक्त 2 ऑपरेटर्स की वहीं उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। रेडिएशन के चपेट में आने के कारण 31 लोगों की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें उस न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे एम्प्लॉइज के साथ साथ कुछ फायरमैन भी थे, जो ब्लास्ट के बाद वहां आग बुझाने गए थे। रिएक्टर में ग्रेफाइट धातु का मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आग में ग्रेफाइट एक फ्यूल का काम कर रहा था। पर दोस्तों, अभी तो खौफनाक मंजर आना बाकी था, क्योंकि आग में सिर्फ ग्रेफाइट ही नहीं, बल्कि आयोडीन 131, सीसियम 137, स्ट्रोंटियम 90 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अधिक से भी ज्यादा मात्रा थी, जो कि जानलेवा मंजर फैलने के अलावा बहुत कुछ और करने में सक्षम थी। धमाके की वजह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इस इलाके के वायुमंडल में 7 से लेकर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल चुके थे। आने वाले दिनों में रेडियो एक्टिव गैस के बादल बनते रहे, जो वायुमंडल को बुरी तरह से दूषित कर रहे थे। दोस्तों, दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि वो सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स 9 दिनों तक लगभग 8000 किलोमीटर के दायरे में फैल चुके थे और वेस्ट सोवियत यूनियन और यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। दोस्तों, आयोडीन 131 के संपर्क में आए लोगों को थायराइड कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होने लगीं। लेकिन आयोडीन 131 की लाइफ सिर्फ 8 दिनों के होने के कारण उसका असर शुरुआती 14 दिनों में ही खत्म हो गया।
लेकिन ज्यादा खतरा तो रेडियो एक्टिव सीसियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 से था, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ 29 से 30 साल की होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के असर को कम होने में 29 से 30 साल लग जाते, और अगर इनका प्रभाव पूरा खत्म होने की बात की जाए तो इन्हें हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि उनके असर से अलग अलग तरह के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो रेडिएशन को और फैलाने में मदद करते हैं। 43% सीसियम 137 और 65% आयोडीन 131 की मात्रा पूरे वातावरण में पूरी तरह घुल चुकी थी। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात ये कि ये तथ्य वहां के लोगों से छुपाए गए। यूरोप का 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा सीसियम 137 से दूषित हो चुका था, जो यूरोप का लगभग 40% हिस्सा था। दोस्तों, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन के अलावा परमाणु का असर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी हुआ था। दोस्तों, रेडिएशन का जीवन पर बड़ा ही भयानक प्रभाव पड़ता है। ये हमारी कोशिकाओं को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं, जिससे थायराइड कैंसर, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसी कारण जो लोग रेडिएशन में ज्यादा एक्सपोज हुए, या तो वो अपनी जान गंवा बैठे या फिर किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए, जो आगे चल के उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाती रहेगी। दोस्तों, तब जो हिस्से इस रेडिएशन के चपेट में आए थे, वहां आज तक खेती करना या किसी भी खाने की चीज का प्रोडक्शन करना पूरी तरह से मना है। तो दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी विस्फोट में मारे गए 2,26,000 लोगों से चेरनोबिल में अब तक मारे गए 6,000 लोगों का आंकड़ा भले ही बहुत कम और छोटा लगता हो, मगर दोस्तों, चिंता की बात तो ये है कि आने वाले और 100 सालों में रेडिएशन की वजह से मरने वालों की तादाद 60 लाख से ज्यादा पहुंच सकती है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद उस एरिया को एस्टैब्लिश और डिकंटेमिनेट करने के लिए सोवियत यूनियन ने 6 लाख सिविल और मिलिट्री के लोगों को हायर किया था, जो डायरेक्ट रेडिएशन के संपर्क में कई दिनों तक रहे थे। एक आंकड़े के मुताबिक सन 2000 तक इन रेडिएशन से बीमार हुए लोगों की संख्या लगभग 45 लाख तक पहुंच चुकी थी, जिनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिनको चेरनोबिल के पास से हटाया गया था। फिर चेरनोबिल प्लांट से निकल रही रेडिएशन को रोकने के लिए रिएक्टर नंबर 4 को 2017 में एक स्टील डोम से ढक दिया गया, जो अगले 100 साल तक रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देगा। इस डोम को बनाने की कॉस्ट तकरीबन $2.3 बिलियन थी, लेकिन ये उस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं जो इस हादसे से मानव जाति को हुआ है। दोस्तों, चेरनोबिल एक्सीडेंट के बाद रेडिएशन कंट्रोल को लेकर लोगों की शिफ्टिंग में हुआ खर्च तकरीबन $13 बिलियन था, और इस डिजास्टर की वजह से वहां की गवर्नमेंट को अब तक $235 बिलियन का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन आज भी अपने एनुअल बजट का 5 से 7% चेरनोबिल से जुड़े खर्चों में इस्तेमाल करता है। रेडियो एक्टिविटी की वजह से 1000 लोगों ने इस प्लांट के आसपास के इलाके को हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जगह हजारों सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं हो पाएगी। सोचा जाए तो इस विषैले प्रभाव के कारण एक आबाद इलाके को इंसानों द्वारा यकायक छोड़ देने के बाद उसे वीरान हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का चमत्कार देखिए, आज 3 दशक के बाद चेरनोबिल एक हरे भरे और जैविक विविधता से भरे इलाके में बदल चुका है। अस्तित्व के खतरे से जूझ रहे कई जानवर आज यहाँ आजादी से घूमते फिरते दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस डिजास्टर ने इंसानों को तो उस जगह से निकाल दिया, लेकिन कुदरत ने वहां बचे बाकी जीवन को और भी समृद्ध कर दिया। इससे एक बात तो साबित होती है, और वो ये है कि प्रकृति के आगे इंसान का कद बहुत बौना है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए द मिस्टिका लैंड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देखने वाले द मिस्टिका लैंड पेज को लाइक कर लें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।